हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक और नया टॉपिक करेंगे। ये हमारा नीट का पूरा सीरीज चल रहा है जिसपे हम नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बहाने पूरे के पूरे चैप्टर का एक ना रिवीजन करते चले जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोग के लिए बड़ा हेल्पफुल रह रहा होगा। अगर सच में हेल्पफुल रह रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताओ और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर इन्फॉर्म करो, मतलब शेयर करो यार। ठीक, चलिए तो फिर आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिटरली हम लोग ना बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं तो भूलते रहते हैं। एक दिक्कत है इनऑर्गेनिक की। और इनऑर्गेनिक से तो भैया जो सवाल पूछता है ना नीट, वो वन लाइनर रहता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहता है। तो आज का प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन। अगर इससे पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। आप केवल वीडियो कंप्लीट करेंगे ना तो पूरा हाइड्रोजन का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। जो नीट ने पूछा है एक एक सवाल मैंने इसमें कवर किया है। लास्ट केवल ऐसा 10 ईयर्स का नहीं कवर किया है, पूरा सवाल कवर कर दिया है। नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल बातें भी की हैं, ताकि कुछ नया सवाल भी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपके पास वो नॉलेज रहे, ताकि आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सको। अच्छा, ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि यूट्यूब पे जो भी मेरा जो चैनल है वो है जेबी ट्यूटोरियल। तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिस पे 11-12 की पीसीएम की पूरी वीडियोस जाएंगी। अभी फिलहाल केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज़्यादा वर्क चल रहा है, समय के साथ उसको और ज़्यादा अपडेट किया जाएगा। और 8 से लेकर 10 तक के भी मैं सारे सब्जेक्ट नीट एज वेल एज आईआईटी मेंस एज वेल एज आईआईटी एडवांस सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये टोटली यूट्यूब पे जाते रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए ना, मेरा आने वाला 1-2 साल का पूरा टारगेट है, मेहनत है कि मुझे ये करना है। ठीक है। और अगर ये ऑफलाइन क्लासेस है जो हमारी भिलाई में चलती है, तो अगर आप भिलाई वाले हैं तो ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा इंस्टा का और ये टेलीग्राम का चैनल। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे टाइमली नोट्स भी अपलोड होंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उससे जुड़ना। तो चलिए बच्चों, आज चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने अब सब भाई देखिए, ठीक, चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा ऐसा है ना, तंगी है, हाथ थोड़ा सा बंधा हुआ है, इसलिए पीपीटी नहीं बनवा पाए। इसलिए मैं खुद ही ड्राफ्ट करके पेन से हैंड रिटन करके आप लोग के सामने लाया हूँ, और बहुत मेहनत लगता है। ठीक है। इतना सजा सजा के लिखो, ऐसा तो हम लोग अपने लिए नोट्स बनाए थे तब कभी नहीं लिखे थे। बट हाँ, जितना भी आज हम थ्योरी करेंगे ना, उससे ये पूरा चैप्टर कैसे सट से कंप्लीट होगा और आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, वीडियो के एंड में कमेंट करके आप खुद बताना। सबसे पहले बात हो रही है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। पहला फैक्ट, जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? तो प्रोटियम जिसको 1H1 बोलते हैं, ड्यूटेरियम 1H2 बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन, और ट्राइटियम 1H3। और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप वाला, सॉरी, रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप है। मतलब रेडियोधर्मी समस्थानिक है कौन? ट्राइटियम। 2 न्यूट्रॉन रहते हैं इसमें, इसमें 1 न्यूट्रॉन रहता है। और ये इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। इस पर्टिकुलर प्रोटियम को छोड़कर ऐसा कोई तत्व नहीं पाया जाता हमारे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0 या प्रोटॉन से कम हो, केवल एक प्रोटियम। ठीक। दूसरा फैक्ट, ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, बस मैं फैक्ट बस बता रहा हूं कि एम्फोटेरिक मेटल, इन मेटल्स को जान लेना, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, इन 4 मेटलों को हम लोग जनरली एम्फोटेरिक मेटल के नाम से जानते हैं, मतलब उभयधर्मी धातु। कारण क्या है? क्योंकि ये एसिड या बेस किसी से भी रिएक्ट करें और हमेशा क्या उत्सर्जित करते हैं? हमेशा उत्सर्जित करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 4 मेटल का मैंने नाम लिखा ना, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, ऐसा नहीं कि केवल हाइड्रोजन के चैप्टर में, 10 अलग अलग चैप्टरों में ये यूज हो जाएगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो आप याद रखना, एम्फोटेरिक मेटल बोलना मतलब जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन। ठीक है। ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। ओके। और वो हमेशा हाइड्रोजन मुक्त करता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि हाईली प्योर अगर हाइड्रोजन लाना है, क्या ये एनसीईआरटी की लाइन है? तो पूछ भी सकता है आप लोगों से। हाईली प्योर हाइड्रोजन 99.95% अगर प्योर हाइड्रोजन लाना है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का।
ठीक है, BaOH ट्वाइस का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी से है और इसको कॉन्सेप्चुअल सवाल बिल्कुल इसके ऊपर बनाया जा सकता है। नोट करते चलना ना बच्चों, नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत काम की चीजें हैं ये, फैक्चुअल चीजें। खुद के हाथ से लिखा हूं तो समझ लो टाइम इन्वेस्ट किया हूं, तो वो बिना मतलब की चीजें तो होंगी नहीं। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मान लीजिए, ठीक, अगर मेरा कार्बन सॉलिड है, ये रेड हॉट लाल तप्त कार्बन, उससे अगर स्टीम, ये गैसेस फॉर्म है ना वाटर, स्टीम का अगर फ्लो कराया जाता है उसके ऊपर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस गैस होती है वो बनती है और हाइड्रोजन का मिश्रण तैयार होता है। और ये दोनों गैस अगर 1:1 में रहें तो याद रखना उसी को आप लोग बोलते हैं वाटर गैस, हिंदी में नाम देते हैं अंगार गैस। ठीक, बड़ा प्यारा नाम है अंगार गैस। और अगर ये रेशियो 1:3 में आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस गैस। हालांकि अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट मॉडिफाइड हो गया, ये किसी भी रूप में रहे इसको सिंथेसिस गैस ही बोलना है, किसी भी रेशियो में रहे। और सिंथेसिस गैस को शॉर्टकट में सिन गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। पांचवा पॉइंट कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना, उसके ऊपर सवाल बनता है या कॉन्सेप्ट बनता है कि एक तो इनका साइज सबसे छोटा है, पूरे आवर्त सारणी में कोई सबसे छोटा तत्व है तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, पूरे पीरियड टेबल में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, साइज बहुत कम है, बॉन्ड लेंथ भी बहुत कम है, तो इट हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी, और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। मतलब बॉन्ड एनर्जी भी बॉन्ड लेंथ की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जितना शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और याद रखना सिंगल बॉन्ड की अगर बात होगी ना तो 1:1 सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, देन 1:2 सिंगल बॉन्ड, देन 1:3 सिंगल बॉन्ड, देन 1:4 सिंगल बॉन्ड। मतलब कि फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट रहते हैं ना, फर्स्ट पीरियड वाले, उनके बीच की जो बॉन्डिंग लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन की हाईली स्ट्रांग बॉन्डिंग, देन 1:2 बॉन्ड, देन 1:3 बॉन्ड, देन 1:4 बॉन्ड। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का बंध प्रबलता का ऑर्डर आएगा, स्वाभाविक सी बात है वही उसकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा। भैया 1:4 बॉन्ड लेंथ बहुत लंबा होगा ना, सिंपल सी बात है, साइज बढ़ते जा रहा है एटम का। तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद कर लेना। आगे आ जाए, ये तो छूट ही गया। अब देखिए हाइड्रोजन के टाइप से बात हो रही है कि हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं। तो सब लोग याद रखेंगे कि हाइड्रोजन को दो प्रकार में वर्गीकृत करना है। एक आता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा हमारा आता है पैरा हाइड्रोजन। अब ये ऑर्थो और पैरा क्या है, तो प्यारे बच्चों आप इस बात को समझिएगा कि हाइड्रोजन में होता है प्रोटॉन, सबको पता है, न्यूट्रॉन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस बार बात ना क्लासिफिकेशन करना है ना तो प्रोटॉन के नंबर के बिहाफ से करना है। अगर दो प्रोटॉन है, दो अलग अलग हाइड्रोजन है ना, एक ये एच है और ये दूसरा एच है, अगर इनके प्रोटॉनों के रोटेशन का स्पिन अगर सेम डायरेक्शन में है तब वो ऑर्थो हाइड्रोजन है, और अगर इनके प्रोटॉनों के रोटेशन का स्पिन, घूर्णन की गति या दिशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है तब उसको नाम देते हैं पैरा हाइड्रोजन। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में जो ऑर्थो हाइड्रोजन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा पाया जाता है, पैरा हाइड्रोजन काफी रेयर है। ठीक, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने लिखा है वो ऐसे ही लिख दिया है, ऑर्थो पैरा से ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा पाया जाएगा, तभी तो क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। और लो टेम्परेचर पर, केवल केवल लो टेम्परेचर पे या 0 डिग्री या उससे नीचे के टेम्परेचर पे पैरा फॉर्म डोमिनेट करता है, वहां ऑर्थो नहीं पाया जाएगा। बट जब आप बात करेंगे रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तब कौन डोमिनेट करेगा, तब डोमिनेट करेगा ऑर्थो फॉर्म। तो याद रखना लो टेम्परेचर पे पैरा फॉर्म, रूम या उससे हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो फॉर्म। ज्यादा कौन मिलेगा अर्थ पे, तो अर्थ पे तो आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर ही हम लेते हैं वो नियर अबाउट 25 या 27 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, तो वहां कौन सा ज्यादा फॉर्म आएगा, ऑर्थो फॉर्म ज्यादा आएगा, इसलिए उसको ज्यादा स्टेबल मान लिया गया। तो ये हाइड्रोजन के आए जो क्लासिफिकेशन है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे सवाल बना के अटैक कर देगा, कुछ बाहर से नहीं पूछेगा, क्योंकि जितनी चीजें मैंने लिख रखी है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको बस आपको जान लेने से सवाल कैसे बनेगा ना अभी देखते रहिएगा।
अब आता है हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर पे बात, सॉरी वाटर के स्ट्रक्चर, नॉट हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर। वाटर हाइड्रोजन का ही कंपाउंड है, तो अगर वाटर गैसियस स्टेट में है प्यारे बच्चों, तो वो वी शेप या बेंट शेप बनाता है, या इसी को एंगुलर शेप भी बोलते हैं। और सबको पता है यहाँ का जो एंगल आता है, याद आ रहा है, लगभग 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास आता था, या 105 डिग्री भी लिख देते थे। दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो इससे हमारा बनता था 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था, sp3, संकरण आता था sp3, पर जियोमेट्री आती थी वी शेप या बेंट शेप। ये देखो ना वी टाइप का दिखता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखो तो वी दिखा। अगर हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में हो, हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में, सॉरी वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, लाइक मान लीजिए बच्चों मेरे पास ऐसा है HOH, फिर मेरे पास एक यहाँ भी है HOH, फिर यहाँ भी है HOH। तो आप इतना तो समझ पा रहे हैं कि अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो ये लोग आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ही है हाइड्रोजन का बॉन्ड सबके साथ क्या नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जब इन तीनों के साथ जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो बोल ही रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बंध, मतलब जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहेंगे। किस अवस्था में, द्रवित अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। बात जब सॉलिड स्टेट की आएगी, मतलब आइस में आ गए हम लोग, तो आइस के केस में आप याद रखना ना कि क्या होता है आइस के केस में। यहां पर मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, फिर यहां ऑक्सीजन है, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, लाइक इधर भी ऑक्सीजन है और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहां होता क्या है, यहां ना ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यहां भी बनाने की कोशिश करेगा। फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इसके साथ बनाएगा। यही चीज आगे बढ़ते जाएगी, है ना, यही चीज इसके भी पीछे आते जाएगी, ये वाले हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। तो ये जब वाटर वाला जब केस बनता है ना, आइस बनता है, जब सॉलिड स्टेट बनता है आइस, वाटर जब सॉलिड स्टेट में रहता है, तब ये ओपन केज स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, ओपन केज स्ट्रक्चर। और इसी ओपन केज स्ट्रक्चर के कारण ना इसका वॉल्यूम, अंदर का स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण जो बर्फ का घनत्व होता है वो जल से ज्यादा होगा कि कम होगा, जल के ऊपर तैरेगा कि नहीं तैरेगा, बर्फ का घनत्व कम हो गया ना, क्योंकि घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया ओपन केज स्ट्रक्चर के कारण। सॉलिड स्टेट में हमेशा सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है लिक्विड से, बट आइस के केस में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया। तो द्रव मतलब लिक्विड वाटर से आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। क्यों, क्योंकि ओपन केज स्ट्रक्चर बनाना रहता है उसको, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट, आइस के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं सवाल पे। तो वही बस मैंने बोला कि सॉलिड स्टेट में क्या बनाएगा, ये ओपन केज स्ट्रक्चर बनाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखना कि जब 1 बार प्रेशर हो और 0 डिग्री सेल्सियस पे बात हो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय जो स्ट्रक्चर रहता है वाटर का, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आता है, हेक्सागोनल लैटिस आता है। नीट इस पे और आईआईटी भी इस पे सवाल पूछ चुका है, आगे देखने को मिलेगा आपको। और अगर वेरी लो टेम्परेचर रहेगा, मतलब 0 डिग्री से भी आप नीचे चले गए, तो आपको पता है वो सॉलिड फॉर्म में आइस मिलेगा, और आइस अपने आप में क्या है, एक क्यूबिक लैटिस है। ठीक है, तो ये वाटर के 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये, इस पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि नीट इस पे पहले भी बहुत बार सवाल पूछ चुका है। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां कॉन्सेप्ट, 7 कॉन्सेप्ट हो गए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहां आती है, तो याद रखेंगे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम आती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने, दोनों ही अवस्थाओं में वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी।
मैक्सिमम कहाँ आएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्यों? क्योंकि उस समय ना कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचित होता है जल, तो भैया वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम घटने से घनत्व का मान, डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट याद रखिए कि वाटर अपने आप में एक कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय यौगिक है, और पोलर पोलर को डिसॉल्व कर सकता है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए वाटर में जितने भी पोलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और इसका याद रखना, पोलैरिटी की वैल्यू भी 1.85 डायोप्टर के आसपास आती है, डीबे बोलते हैं उसको, डायोप्टर तो खैर ऑप्टिकल लेंस के पावर का रहता है, डीबे। नेक्स्ट है वाटर फॉर्म्स हाइड्रेटेड कंपाउंड। जो जल है कुछ हाइड्रेटेड कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकता है, जिसमें से हमने पहले ही नाम ले लिया है ब्लू विट्रियोल का, और ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी भी पूछ चुका है, नीट भी इस पे सवाल पूछ चुका है। तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। अगर मैं इसको हीट करता हूं ना, तो इसका वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, H2O बाहर चले जाएगा। और ज्यादा हीट करूंगा तो पूरा ही H2O बाहर चले जाएगा, एक टाइम के बाद केवल हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये जो CuSO4 × 5H2O है, जब इसको कोऑर्डिनेशन फॉर्म में रखूंगा ना, तो ये एक्चुअल में आता है CuSO4 × 4H2O। तो 4H2O इसके अंदर रहेंगे, जो क्या करेंगे, अपना अपना लोन पेयर कॉपर को डोनेट कर रहे होंगे, मतलब ये लिगेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, कौन, वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब लुईस बेस है, और ये सेंटर मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, लुईस एसिड है, वो सब बात की बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं ये लोग। SO4 बाहर आता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने के कारण वही वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अंदर के वाटर मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आपको बाहर जो आएगा ना, वही बनाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना कि ब्लू विट्रियोल या कॉपर सल्फेट × 5H2O अगर लिखा रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी आएगी, या हाइड्रोजन बंध बनाने वाले जल के अणु कितने आएंगे, एक आएंगे, जो बाहर आया है। आया समझ में? सिमिलरली ब्लू विट्रियोल के साथ ही साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम दे दिया हूं, जैसे ग्रीन विट्रियोल, इसका फॉर्मूला ये रहता है, याद रखना। इसमें भी अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड वाले वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, बाहर वाला एक। फिर एक होता है व्हाइट विट्रियोल, ZnSO4 × 5H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे बहुत ज्यादा सवाल पूछने की उम्मीद चलती है, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हार्डनेस, जल की कठोरता। तो जो हार्डनेस है ना वाटर में, दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस ऐसा हार्डनेस है ना, जिसको बॉयल ऑयल करके ना उसका हार्डनेस गायब किया जा सकता है। हम लोग हार्ड वाटर नहीं पी सकते ना, और ना ही उनसे कपड़ा वपड़ा धो सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट साबुन काम ही नहीं कर पाता ना हार्ड वाटर में। ठीक, तो एक्चुअल में टेम्पररी हार्डनेस होता किसके कारण है, तो याद रखना कि ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण होता है। कौन, टेम्पररी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता। परमानेंट हार्डनेस के बारे में जान लेना कि ये क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। मतलब हार्डनेस के लिए मेटल कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले। अगर सल्फेट और क्लोराइड का है उसके साथ, तो वो परमानेंट हार्डनेस देगा, और अगर बाइकार्बोनेट है तो वो टेम्पररी हार्डनेस देगा। अब इनको दूर कैसे किया जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा, तो बाई बॉइलिंग, मैंने अभी बोला, इनको उबाल मात्र के टेम्पररी हार्डनेस को गायब किया जा सकता है, पीने योग्य बनाया जा सकता है। या तो हम लोग उसमें लाइम ऐड कर दें, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, और इसी मेथड को हम लोग नाम देते हैं क्लार्क्स मेथड। क्या बोलते हैं, क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड किसके लिए उपयोगी रहेगा, अस्थायी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। बट परमानेंट हार्डनेस की अगर बात होगी ना, तो इसमें बड़े सारे मेथड आते हैं। पहला मेथड तो आपका यही आ जाता है कि आप उसमें एडिशन ऑफ Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दो, ताकि वो जो सल्फेट आया है या जो क्लोराइड आया है, जैसे मान लो मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड था MgCl2, और मैंने इसमें ना सोडियम कार्बोनेट ऐड किया, तो प्यारे बच्चों ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स NaCl। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो परमानेंट हार्डनेस मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण था, अब वो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है, और ये सॉल्युबल है, और ये क्या है, सॉल्युबल है। मतलब इसको बाद में हम लोग सेपरेट आउट कर देंगे, इनसॉल्युबल रहेगा, सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको डील करना।
दूसरा मेथड आता है केल्गन मेथड। केल्गन का ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना, Na2 कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर Na4PO3 6 6 फॉस्फेट आयन रहेंगे। जियोलाइट, जियोलाइट एक्चुअल में क्या होता है, तो ये एल्यूमिनो सिलिकेट टाइप का कंपाउंड होता है जो है किसी एल्कली मेटल्स के साथ, ये पूरा पार्ट ना जियोलाइट है, ये वाला हिस्सा जियोलाइट है, इसको Z से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो जियोलाइट को भी हम लोग यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए, और ये जियोलाइट बहुत महंगा आता है क्योंकि ये वर्ल्ड की मोस्ट इकोनॉमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, तो बहुत महंगा आता है, इसलिए हम लोग इस जियोलाइट को बार बार रिसाइकलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है सिंथेसिस रेजिन मेथड, और यही सिंथेसिस रेजिन मेथड के बिहाफ से नेक्स्ट आ जाता है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, और इसी आयन एक्सचेंज मेथड के साथ बनता है रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, और रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों RO। तो आप लोग के घर में आपने सुना होगा ना, वाटर प्यूरिफायर में RO का वाटर प्यूरिफायर लगा है, RO का मतलब उसकी साइंस की टेक्नोलॉजी है रिवर्स ऑस्मोसिस RO, जो वाटर के परमानेंट हार्डनेस तक को भी दूर करने में केपेबल है, ठीक है। तो दे आर द मैथोडोलॉजी टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। क्लार्क्स मेथड है किसके लिए, टेम्पररी हार्डनेस के लिए, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए अब सवाल बनाने आते हैं। अब देखिएगा सवाल कैसे बनेगा ना, सेकेंडों में। पहला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयंस मेक्स द वाटर हार्ड, निम्न में से कौन सा समूह या आयन जल को कठोर बनाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए भाई, ऑप्शन में बोल रहा है सोडियम एंड बाइकार्बोनेट, सोडियम नहीं, हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम एंड क्लोराइड बिल्कुल सही, मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट परमानेंट हार्डनेस देते हैं और बाइकार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस देता है। पोटेशियम भी गलत, एल्यूमिनियम भी गलत, सोडियम भी गलत, सॉरी अमोनियम भी गलत, सोडियम भी गलत, केवल कौन होता है, मैग्नीशियम। अभी पढ़े थे हार्डनेस के बारे में, मुझे नहीं लगता और कुछ आपको डिटेल देने की जरूरत है। होप सो इस सबसे सवाल सही भी लगा होगा। अगले सवाल में आते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल हमसे बोल रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद CuSO4 इंटू 5H2O, मतलब जो ब्लू विट्रियोल है उसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर अणुओं की संख्या कितनी होगी, अभी तो पढ़े थे 1 होगी। उड़ीसा नीट अभी 2019 में पूछा ये, ठीक है। क्या उधर फ्लूइड आ गया था तो बाद में फिर से पेपर हुआ ना। द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, कौन सा मेथड जल की अस्थायी कठोरता को दूर करता है, तो भैया वो कौन है, क्लार्क्स मेथड। हार्डनेस पे देख रहे हो कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, 20 में पूछ दिया, 19 में भी पूछ दिया, अभी ट्रेंड में है, ठीक है। 20 से कुछ पूछा था ना, नहीं नहीं वो पहले का था। 2019 में हाइड्रोजन के क्वेश्चन आए थे, हाइड्रोजन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बस ये वीडियो बस देख लीजिए, लग जाएगा सवाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, हाइड्रोजन के सापेक्ष में कौन सा कथन असत्य है। हाइड्रोनियम आयन H3O+ एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है भैया। अगर मैं H+ को, हाइड्रोजन को, ठीक है, H+ को वाटर में जब भी डालता हूं ना तो वो तुरंत H2O से रिएक्ट करके ना हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और ये काफी स्टेबल रहता है, ये पड़े रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। दूसरा पूरा डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो हाइड्रोजन है ना ये एक अपचायक की भांति व्यवहार नहीं करता, तो याद रखिएगा कि ये गलत है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बगल में इसके ना जिंक ऑक्साइड लगा दिया तो ये तुरंत क्या करेगा, जिंक मेटल अलग हो जाएगा और H2O अलग निकल जाएगा, ठीक, H2O अलग निकल जाएगा। तो आप यहां से समझ पाए कि पहले जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, अभी क्या आया 0, तो जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन। जिंक का रिडक्शन किसके कारण हुआ, हाइड्रोजन के कारण, मतलब कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है, है, जिंक को रिड्यूस कर रहा है तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। डाईहाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा। ये बोलता है कि नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब हमारे लिए सही है। अगला बोलता है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप ऑफ विच ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन, भैया ये भी गलत स्टेटमेंट है,
क्योंकि अभी तो मैंने उसका अमाउंट दिखाया ही था ना कि 99% तो प्रोटियम हो जाएगा। ट्राइटियम तो 10 की पावर -15 के रेंज में आता था परसेंट के केस में। तो ये भी एक क्या है, गलत स्टेटमेंट है। प्रोटियम मोस्ट कॉमन है, ट्राइटियम नहीं। तो दो आंसर इसके सही आए। कौन कौन? बी और डी। अगला भी देख लेते हैं। वैसे हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन इन आयनिक सॉल्ट, बिल्कुल सही है ये। क्योंकि आयनिक सॉल्ट में ना जैसे NaH लिया, तो आयनिक सॉल्ट जब भी लूंगा ना तो सोडियम पे ही प्लस आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा? माइनस। क्योंकि हाइड्रोजन की ड्यूल वैलेंसी है, वो +1 भी रखता है, -1 भी रखता है। वो क्षार धातुओं की तरह, एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और हेलोजन फैमिली के मेंबर की तरह भी बिहेव कर सकता है। ड्यूल कैरेक्टर है। तो जब भी आयनिक कंपाउंड या आयनिक हाइड्राइड बनेंगे ना, तो याद रखना हाइड्रोजन जनरली माइनस लेता है, कैटायनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। 16 यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, दो ऑप्शन सही था, बी और बी और सी। ठीक। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व H2 गैस। भैया हाइड्रोजन कौन नहीं मुक्त नहीं करेगा? एक बात तो यह है कि हाइड्रोजन वो इवॉल्व करेगा, वो मुक्त करेगा जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। तो आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लेनी पड़ेगी जिसमें हाइड्रोजन क्या रहता है, बीच का एक सिस्टम रहता है जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है। इसके ऊपर वाले सारे के सारे क्या रहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और नीचे वाले क्या आएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली ऐसा बस बता रहा हूं मैं। और हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल आते हैं, जो जिनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है? बहुत पुअर रहती है, जो बहुत ज्यादा दुर्लभ, मतलब कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए कोड याद रख लेना ना। उसके लिए कोड क्या याद रखना? आलू चाप खाते हो ना, तो यहाँ पे चाप बस याद रखना, CHAAP। ठीक, क्या हो गया? आलू चाप। तो C से बस यहाँ U लगा दो, यहाँ U लगा दो। ठीक है, नहीं एक काम करना, यहाँ U लगाए हो तो यहाँ U लगाओ, यहाँ G लगा दो, यहाँ भी G लगा दो, और यहाँ T लगा दो। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये 5 मात्र ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या रहेगी? कम रहेगी। और ये लेस्ट रिएक्टिव मेटल पाए जाते हैं जितने भी हमारे मेटल है। इसलिए इन पे कभी भी जंग लगना, संक्षारण होने वाली घटना नहीं होती, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सोना देखते हो, कई कई साल तक उस पर कोई लेयरिंग ही नहीं जमा होती है, कोई जंग उंग नहीं लगता है। इसलिए तो उसकी इस प्रॉपर्टी का ही तो दाम है। ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर भी हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि ये लोग हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, मतलब इनकी औकात नहीं है हाइड्रोजन को हटा देने की। अगर मैं कॉपर प्लस HCl करूं, ठीक, तो ये CuCl2 ऐसा बना के H2 को बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2 का स्ट्रेंथ, H2 की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है? ज्यादा है, इन पांचों से ज्यादा है। कॉपर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉपर। बाकी केस में आयरन और सोडियम दिया, सोडियम तो बड़ी तेजी में करेगा। एल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव? कोई भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो चाप वाले कोड से याद रखना, 5 मेटल को छोड़ के। पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको रटने की कभी जरूरत नहीं रहती है। बता दिया ट्रिक, उसी को यूज कीजिएगा। द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव टू राइज टू। भी आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना, बाहर निष्कासित करना। इलेक्ट्रॉन के त्यागने से उस पर क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। कहानी खत्म। H+ को क्या नाम देंगे? प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बोला तो क्या बनेगा? प्रोटॉन बनेगा। वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। भैया जो प्रोटॉन रहता है ना, एक तो बात समझिए, उसका तो एक साइज सबसे कम है, अभी भी आपने देखा था। और कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है? सुप्रीमली हाई आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट इज मेल्टिंग। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन है बच्चों, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज। मतलब बर्फ अपने गलनांक पर जल से हल्का होता है, क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो भैया 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर पे आपने अभी अभी देखा था कि वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता था? हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाता था। मैंने अभी आपको दिखाया था जब मैं थ्योरी करा रहा था।
कितना आसान हो जा रहा है सवाल को अब लगा पाना। पूरी प्रॉपर्टी पहले ही हम लोग कर चुके थे। तो ऑप्शन क्या सही आया? बी आया। इससे और नीचे चले जाएंगे लो टेम्परेचर पे तो परफेक्ट ऐसा आएगा, सॉलिड ऐसा आएगा, और वो क्या हो जाता है? क्यूबिकल लैटिस। वो क्यूबिक लैटिस हो जाएगा और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो हेक्सागोनल लैटिस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? भैया पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमसे बोल रहा है, मान लो मैग्नीशियम लिया मैंने और इस मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने करा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम डाइएटॉमिक है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कराऊं। आप सबको पता है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं जबरदस्त रिएक्टिव होते हैं ना। सटाक से हाइड्रोजन को बाहर फेंकेंगे ये लोग, ठीक है, और यहाँ क्या बना लेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो आपसे पूछा गया था कि कौन मैग्नीशियम नाइट्रेट को इवॉल्व करता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, तो वो कौन कर रहा है? मैग्नीशियम कर तो रहा है, सिंपली कर रहा है, बड़ी तेजी में करेगा। इन चारों में सबसे तेजी में यही करेगा। पूछता कौन नहीं करता, तो भैया कॉपर नहीं करता, क्योंकि उसकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है? कम है। वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला सवाल। होप सो आप सब लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये पूरा सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भैया जरूर बताइएगा। अब हमने हाइड्रोजन पढ़ा, उसके टाइप पढ़े, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन पढ़ा, वाटर पढ़ा, वाटर के विभिन्न स्टेट में प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इस चैप्टर का, और नेक्स्ट टॉपिक कवर होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब HOOH, H2O2 HOOH, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो इस टाइप का होता है। अगर आप लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाओगे तो इसका -1 आता है। क्यों -1? क्योंकि ये जब बॉन्ड टूटेगा ना तो इस पे +1 आएगा, इस पे क्या आएगा? -1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब भी सेम एटम रहता है उसके बीच में जो बॉन्ड आता है उसके लिए कोई ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट नहीं होता है। तो यहाँ के लिए भी अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो ये +1 और यहाँ पे क्या आएगा? -1। तो H2O2 में याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो क्या आता है? -1 आता है। और H2O2 से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा, कलरलेस लिक्विड है, डायमैग्नेटिक नेचर का पाया जाता है, मतलब प्रतिचुंबकीय होता है। और अगर मैं बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट की तो H2O2 हाइड्रोजन पर की बॉइलिंग पॉइंट हैवी वाटर से भी ज़्यादा होती है। और हैवी वाटर को आपको कहाँ यूज़ करना है? न्यूक्लियर रिएक्टर में ना, मॉडरेटर के रूप में, कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है, कारण क्या होता है कि H2O2 में ना बॉन्ड पास पास आते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की ज़्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक, तीसरा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब नॉन प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। बुक ऐसे देखोगे तो ये बुक प्लेन है, बुक को खोल दोगे तो कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी कैसा बनेगा देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की भांति कार्य करता है। कौन? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। होप सो आपको पूरी बातें समझ में आई। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा साथ साथ में। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। ये देखो, ये है तुम्हारा ओपन बुक स्ट्रक्चर। अगर वेपर फेस में है, मतलब अगर वो वाष्पित अवस्था में है, वाष्प अवस्था में है, तो याद रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो रेडियस आता है वो R1 है 0.97 एमस्ट्रॉन्ग का, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो परऑक्साइड लिंक लगा है ना वो 1.48 एमस्ट्रॉन्ग का आता है। और ये जो बुक लाइक स्ट्रक्चर में जो एंगल आता है वो 111 डिग्री या 110 डिग्री के आसपास आता है। समझना बात को। बट जब वो सॉलिड हो जाता है तो सॉलिड में भी वही रहता है, बस R1 की वैल्यू थोड़ी सी पास आ जाती है, 0.97 की जगह पे 0.95 एमस्ट्रॉन्ग होता है, और R2 की वैल्यू दोनों बार क्या है? सेम। और बिकॉज ये पास आए हैं इसलिए बुक भी थोड़ा सा बेंट हुआ तो एंगल भी लगभग लगभग 90 डिग्री का आता है। दोनों को जब मैं मैच करूंगा, एवरेज एंगल लूंगा, तो एवरेज एंगल इसका लगभग 97 डिग्री 98 डिग्री के आसपास आएगा। तो हाइड्रोजन पर में अगर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, नॉन प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और ओवरऑल एंगल कितना लिया जाता है? तो अराउंड 97 डिग्री के आसपास। पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई। पोस्टमार्टम हो गया ना हाइड्रोजन पर का। और ये ऐसा
पीपीटी टाइप का पीडीएफ लगा के कैसा रह रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना ना भाई, ठीक है। आपके कमेंट से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत लोग पढ़ लेते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, एकदम चुराहा किस्म के लोग हैं फिर वो मजाक कर रहा था, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, ठीक है, स्पेरिकल, नॉन प्लेनर, प्लेनर, लीनियर। अब वही तो पढ़े थे, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। अरे बुक को ओपन करोगे प्लेन टूट गया, नॉन प्लेनर हो गया। अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि H2O2 और ऑक्सीजन ओजोन से आप कुछ ऐसा बना रहे हो। ध्यान देना, थोड़ा हम भी बना लेते हैं इधर। H2O2 है और लेफ्ट साइड में ही ओजोन है और उससे आप बना रहे हो H2O और साथ में बन रहा है 2O2, ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान देना, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और ये O2 न्यूट्रल स्टेट में है, तो यहाँ से -1 से 0 हुआ, मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सॉरी इंक्रीमेंट हुआ ना, इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अब ध्यान दीजिएगा, ओजोन का 0 है और यहाँ पे वाटर का लाऊंगा तो -2 आएगा, तो 0 से -2 मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस है आपका रिडक्शन। आप समझिएगा बात को, बोल रहे थे रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द एबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो इस बार ओजोन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। मतलब पहले वाले का क्या करना है, रिडक्शन, तो ये खत्म। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल पूछा था तो दूसरे वाले के लिए चेक करोगे ना, तो ओजोन का क्या किया, रिडक्शन किया ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ, तब तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, खत्म करोगे दो ऑप्शन, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें H2O2 है और Ag2O से उसका इंटरेक्शन हुआ है, उससे 2Ag प्लस ऑफ H2O प्लस ऑफ O2 बना है। चलिए आप देखिएगा कि भैया यहाँ फिर से -1 से आप कहाँ जा रहे हो, 0 जा रहे हो, मतलब यहाँ पर सीधी सी बात सबको समझ में आ गई, -1 से 0 मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है। मगर जब मैं सिल्वर की बात करूंगा तो सिल्वर का यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ क्या है, +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप यहाँ समझ पा रहे हो कि सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब H2O2 की मौजूदगी के कारण ही तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर दोनों का ही रिडक्शन रोल प्ले कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है कौन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही आया, रिड्यूसिंग फॉर बोथ ए एंड बी, मतलब 1 और 2 दोनों के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। तो हमने इसलिए पहले रेडॉक्स पढ़ रखा है, कब रिडक्शन लेना कब ऑक्सीडेशन लेना, बातें पहले से क्लियर है। नहीं क्लियर है तो जाके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, रेडॉक्स पहले से अपलोड हो चुका है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहीं पे दिया हुआ है हमारा, स्लाइड चेंज करने की जरूरत नहीं है। When H2O2 is oxidized, the product is, याद रखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या होगा, तो ये सीधे सीधे वाटर अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तो हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 निकल गया बाहर। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है ओ पेरोक्साइड बॉन्ड है, अच्छा नहीं HOO ऐसा बोला गया था, बॉन्ड एंगल H2O2 में कितना होता है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था कितना डिग्री होता है, अराउंड 97 ओवरऑल लेने पे। फिर बोलता है क्वेश्चन अगला ये है, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, कौन सा स्ट्रक्चर H2O2 टाइप का मिल रहा है, ओपन बुक स्ट्रक्चर था ना, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर में आप साफ देख पा रहे हैं, हो गया आंसर। कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, कुछ भी कॉन्सेप्ट से बाहर तो जा नहीं रहा है। अगला सवाल फिर से आपसे डिमांड कर दिया है कि रिएक्शन ऑफ H2O2 विद सल्फर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो भैया H2O2 का रिएक्शन आप लोग को करना है सल्फर के साथ, तो याद रखें एक्चुअल में सल्फर नहीं था, H2S रहता था वो, कोई बात नहीं। तो ये क्या बाहर निकल जाएगा, इससे निकलेगा H2S प्लस ऑफ H2O2 तो हो गया ना, तो O2 निकल गया बाहर, समझिएगा बात को। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये -1 से गया 0, मतलब ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ओके। और सल्फर 0 से कहाँ जा रहा है, -2,
0 से -2 मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में। इसमें रोल ऑफ H2O2 नहीं पूछा है, बोल रहा था रिएक्शन, रिएक्शन ही है। H2O2 और सल्फर आपस में मिलकर जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक एंड में और एक साइड में रिडक्शन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, उपापचयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल आर। एक बात तो क्लियर हो रही है कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल पे बात हो रहा है मतलब H2O2 की बात हो रही है तो वो डाई एटॉमिक तो है। तो डाई एटॉमिक है मतलब मोनो एटॉमिक तो पहले गायब, साफ दिख रहा है डाई एटॉमिक, दोनों टू आए हैं। जब इस मॉलिक्यूल को अगर मान लीजिए मैं ब्रेक करूंगा तो ये कैसे टूटेगा, तो याद रखिए ये H प्लस निकालता है और साथ में निकालता है H2O माइनस, और यही H2O माइनस को हम क्या लिखेंगे, X माइनस। तो ये एक डाई एटॉमिक है और साथ ही साथ फॉर्म करेगा किसको, X माइनस को। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ। और देखते हैं और कोई सवाल। चलिए कंप्लीट हो गया ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन चैप्टर से रिलेटेड। आज तक नीट ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन देखे, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप सबके लिए, क्योंकि मैंने इस पर थ्योरी भी कवर करवा दिया। मतलब इंटायर चैप्टर, आपने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अब आपसे सवाल जरूर लगेंगे एग्जाम में। ऐसा ही हर चैप्टर को लेकर चलने का मेरा प्रयास है, पर मुझे आप लोग के प्यार की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बच्चे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ना, अच्छे काम कर रहे हैं तो ये लगना चाहिए ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर नए एनर्जी के साथ। तब तक खुद का खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए।